धीरज कुमार जब रात में अपने कमरे पर सो रहा होता है तो अचानक से उसका फ़ोन जो है वो बजने लगता है। पहले रिंग में धीरज फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन दोबारा आता है। तब धीरज की नींद खुलती है। घड़ी में देखता है तो रात के 11:30 बज रहे थे। सोचता है इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है। देखता है तो एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। धीरज फ़ोन रिसीव कर लेता है और जब धीरज इधर से हेलो कहता है तो सामने से एक महिला की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी बुलंद थी और वो पूछती है, धीरज कुमार बात कर रहा है क्या? पर धीरज कहता है, हाँ जी धीरज कुमार बोल रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? इस पर सामने वाली महिला जो होती है वो कहती है, मैं इंस्पेक्टर अश्विनी धाकड़ बात कर रही हूँ। अब इंस्पेक्टर का नाम सुनकर धीरज थोड़ा सा घबरा जाता है कि इतनी रात को किसी पुलिस इंस्पेक्टर का मुझे क्यों फ़ोन आ रहा है, वो भी एक महिला अधिकारी का। वो कहता है, हाँ जी मैडम कहिए क्या बात है? वो कहती है, अभी अपने कमरे पर ही है ना? धीरज कहता है, जी मैडम। कहती है, तुरंत नीचे आ जा, मैं नीचे गाड़ी में तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। धीरज को कुछ समझ में नहीं आता। धीरज जब कारण पूछता है तो वो बड़े ज़ोर से उसे डांट देती है। अब धीरज जो होता है अपने कपड़े पहनता है और अपने बिल्डिंग से नीचे उतर करके आता है। उस घर के बाहर एक सफ़ेद रंग की डिज़ायर कार खड़ी होती है। धीरज जब जाकर के देखता है तो ड्राइविंग सीट पर वर्दी में एक महिला पुलिस अधिकारी बैठी हुई थी जो कि अपने आप को इंस्पेक्टर बता रही थी। जब धीरज कहता है, जी मैडम कहिए, तो कहती है, आके गाड़ी में बैठ जा। धीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो दोबारा कहती है, क्या तूने सुना नहीं? आके गाड़ी में बैठ जा। अब धीरज चुपचाप जाकर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। सारे रास्ते कोई बात नहीं होती। धीरज की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। उसके दिमाग में 100 सवाल चल रहे होते कि आखिर ये महिला पुलिस मुझे लेकर के जा कहाँ रही है। 10 मिनट का रास्ता तय करने के बाद वो गाड़ी जो होती है एक जाकर के एक घर के सामने रुकती है। 3 कमरों का वो मकान था और रुकने के बाद वो महिला उतरती है, उसे भी उतरने का इशारा कहती है। उसके बाद घर में दाखिल हो जाती है। उसके पीछे पीछे धीरज भी था। घर का लॉक खोलती है, घर में प्रवेश करती है। घर में लॉक लगा था। महिला लॉक खोलती है, मतलब घर में और कोई पहले से मौजूद था नहीं। धीरज जाकर के पहुंचता है। धीरज को वहाँ पर पड़े सोफे पर बैठने का इशारा करती है और उसके बाद वो अंदर महिला जो है होती है पुलिस अधिकारी अंदर चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद उसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में होती है दारू की बोतल और 2 कांच के खाली गिलास। टेबल पर रखते हुए कहती है, पैक बनाओ। अब धीरज जो होता है वो बड़े असमंजस में लेकिन बनाता है पैक। तो एक गिलास उसकी ओर सरका देती है, कहती पियो। धीरज कहता है, जी मैं ऐसे कभी भी नहीं पीता। कहती, कहा ना पियो तो पियो। अब धीरज गिलास उठा के पीने लगता है, वो भी एक सिप मारने लगती है। अब उसके बाद वो महिला अधिकारी पूछती है, वो कहती है धीरज से कि तू अब सोच रहा होगा कि तुझे मैंने यहाँ पर क्यों लेकर के आया है। धीरज कहता है, जी हाँ। वो कहती है, तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है मेरे थाने में। धीरज चौंक जाता है, मेरे खिलाफ कैसी कंप्लेंट? कहती है, एक लड़की ने तुझ पर शारीरिक शोषण का केस दर्ज किया है, वो कंप्लेंट आई है और उसका इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करना है। वो कहता है, मैम मैंने तो ऐसा किसी के साथ कुछ किया नहीं, शायद मुझे फंसा रही होगी कोई। वो कहती है, अच्छे से याद कर, पिछले महीने तू किसी लड़की के साथ तूने वक्त बिताया था। अब वो कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब धीरज ने तो वक्त तो बिताया था पिछले महीने किसी के साथ। और धीरज जो होता है अब धीरज को ऐसा लगने लगता है कि मैडम को इतनी बात जब पता है, मतलब वही मामला है जो अब सर पे आगे आन पड़ा है। वो कहता है, मैडम हाँ, लेकिन उस रात जो भी हुआ था वो उसकी मर्ज़ी से हुआ था, उस लड़की की मर्ज़ी से हुआ था। वो लड़की की मंजूरी थी इसलिए मैंने कर लिया था। तो उसने मना नहीं किया तो मैंने कर लिया। तो जो महिला अधिकारी होती है उससे कहती है, मतलब अगर कोई लड़की मना नहीं करेगी तो तू कर देगा? तो इस पर धीरज कहता है कि मैम ऐसी बात नहीं है, वो भी तैयार थी और जो भी हुआ था दोनों की मर्ज़ी से ही हुआ था। उसका भी उसमें बराबर का जो था सहयोग था। तो इस पर महिला अधिकारी कहती है, मतलब तू किसी भी के साथ कुछ भी कर देगा? अब धीरज को समझ नहीं पाता क्या जवाब दूँ। वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है, मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं थी, पता नहीं अब वो मुझे क्यों फंसाने पर तुली है। वो महिला अधिकारी होती कहती है, एक पैग और बना के रख, मैं अभी आई। उसके बाद वो अंदर चली जाती है और 5 मिनट के बाद जब वो महिला अधिकारी वहाँ पर धीरज के पास आकर के पहुँचती है तो धीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। धीरज उसे देखता रह जाता है क्योंकि इस वक्त वो जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर जो अंदर जाकर बाहर आई थी तो वो अपनी वर्दी उतार कर और एक बहुत ही हॉट सा एकदम झीना सा नाइट गाउन पहन करके वो आई थी और आने के बाद उसके सामने बैठ जाती है कुछ इस अंदाज में कि धीरज चाह कर भी उसे देखने से अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके बाद वो उठती है और धीरज के बगल में आकर के बैठ जाती है और धीरज की जांघ पर हाथ रखते हुए कहती है कि देख धीरज, अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं इस मुसीबत से बचने के। अब जब धीरज पूछता है, जी मैडम बताइए मुझे क्या करना है, तो कहती है, या तो तुझे मुझे 50,000 रुपये देने होंगे, या तो तू मुझे 50,000 रुपये दे, या फिर तू आज की रात मेरे साथ गुजारेगा और जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुझे करना होगा।
धीरज असमंजस में पड़ जाता है कि 50,000 रुपये की रकम एक 20,000 रुपये की सैलरी की नौकरी करने वाला कहाँ से देगा। तो धीरज पैसे देने में से तो असमर्थ होता है, और जो दूसरा सौदा था वो धीरज को पसंद आता है, क्योंकि इस अंदाज में, इस हालत में उस महिला को देखने के बाद धीरज का भी जो मन था वो अब डोलने लगा था। धीरज को दूसरा सौदा फ़ायदे का नज़र आ रहा था कि दावत खुद चल करके आ रही है कि मुझे चखो। तो धीरज का इसमें नुकसान ही क्या था। धीरज कहता है, मैम आपको देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, अब उसके बदले में आप मुझसे जो भी करवाना चाहती हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो महिला अधिकारी जो होती है कहती है तो ठीक है चलो उठो, और धीरज की कॉलर पकड़ के उसे अपने पीछे खींचते हुए अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो कुछ भी होता है, और इस घटना में इसके बाद जो भी घटनाक्रम होने वाला था और ये कहानी जिस मोड़ पर जाकर के ख़त्म होने वाली थी, आपने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। कहानी आपको चौंका कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक और घटना लेकर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मेरे पुराने सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना और कॉमेंट में ज़रूर बताना कहानी किस शहर से देख रहे हो और किस शहर से सुन रहे। आइए दोस्तों चलते हैं हम सीधा कहानी पर। बात कर रहा हूं दोस्तों गुरुग्राम शहर की, और बात कर रहा हूं उस समय की जब पूरा देश अपने अपने घरों में बंद था, जब देश में कोरोना की वजह से भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, सड़कें सुनसान पड़ी होती थी। सिर्फ बाहर अगर कोई नज़र आते थे लोग तो वो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे मेडिकल विभाग के हों, या जिन लोगों को गवर्नमेंट ने कोरोना में ड्यूटी पर लगा रखा था। और उन्हीं में से एक था धीरज कुमार। धीरज कुमार अपनी ड्यूटी, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके रात को 10 बजे एक दिन जब घर वापस लौट रहा होता है तो उसे नाकाबंदी पर खड़ी एक पुलिस गाड़ी जो होती है उसे रोक लेती है, और उसे रोकने के बाद उससे पूछताछ कर रही होती है। 2 सिपाही जो होते हैं उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, और गाड़ी में एक पुलिस महिला अधिकारी उस वक्त बैठी हुई होती है। वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस लिया जाता है और उसका फ़ोन नंबर भी लिया जाता है, और पूरी जांच पड़ताल के बाद उसका आईडी कार्ड सब देखने के बाद उसे जाने दिया जाता है। उसके बाद धीरज आकर के अपने कमरे पर सो चुका था, और उसके बाद अगले दिन जब रात के 11:30 बज रहे थे और उसका फ़ोन बजा था, और जब धीरज नीचे आया था और जो महिला अधिकारी धीरज को मिली थी जिसने फ़ोन लगाया था वो वही महिला अधिकारी थी जो एक दिन पहले जो उस गाड़ी में बैठी हुई थी जब चेकिंग चल रही थी और धीरज को पकड़ कर चेक किया गया था, और जब धीरज का नंबर, नाम, एड्रेस सब लिया गया था, उसी के आधार पर वो महिला अधिकारी जो थी आज धीरज के घर पर आकर के पहुँच चुकी थी। अब यहाँ से आगे कहानी जो आपको विस्तार से बता चुका हूँ कि धीरज को अपने लेकर के अपने घर तक जाती है। बेडरूम में जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब आगे का किस्सा कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि उसके बाद वो जो महिला अधिकारी होती है धीरज को अपने साथ संबंध बनाने के लिए वो जो है मजबूर करती है, और धीरज भी खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन धीरज ने जैसा सोचा था, जैसा वो आज तक करता आया था बाकी महिलाओं के साथ, आज वैसा कुछ होने वाला नहीं था। वो महिला अधिकारी जो थी वो धीरज पर हावी होने वाली थी, और वैसा ही होता है। उस रात जब संबंध दोनों के बीच बनते हैं तो धीरज को ऐसा महसूस होता है कि आज जैसे मैं किसी महिला पर हावी होकर संबंध नहीं बना रहा हूँ, जैसे कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई मेरे साथ संबंध बना रहा है। इस प्रकार से सारी रात वो महिला पुलिस अधिकारी जो होती है वो धीरज पर हावी रहती है, और तरह तरह से नाना प्रकार से वो धीरज को करने के लिए मजबूर करती है। और जितनी धीरज में क्षमता थी सारी रात, उतनी सारी रात वो उस महिला अधिकारी की प्यास धीरज बुझाता रहता है। और सुबह होती है, सुबह तक दोनों थक कर चूर हो जाते हैं और सो जाते हैं। 9 बजे जब धीरज की नींद खुलती है और धीरज जब उठकर जाने के लिए तैयार होने लगता है तो महिला अधिकारी उसे पकड़ कर वापस बिस्तर में खींच लेती है और कहती है, आज तुम कहीं नहीं जा रहे, ना ही मैं कहीं जा रही हूँ। जिसे भी बताना है फ़ोन करके बता दो कि आज तुम छुट्टी पर हो। और ख़ुद भी फ़ोन करके उस दिन की छुट्टी ले लेती है, और दूसरे दिन भी सारा दिन वो जो है धीरज को उसी प्रकार से भोगती है, धीरज का उसी प्रकार से शाम तक उसी प्रकार से इस्तेमाल करती है। सिर्फ दारू पीना और जो कुछ भूख लगी तो बनाकर खाना, और उसके बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ वासना का वही गंदा खेल उस रात चलता आया था, और सारे दिन भी उसी प्रकार से चलता होता है। शाम तक धीरज की हालत इतनी ख़राब कर दी थी उस महिला ने, धीरज को निचोड़कर चूसा हुआ आम बनाकर उसने रख दिया था, और शाम को वो धीरज को छोड़ती है और उसके बाद धीरज से वो जाने के लिए कह देती है। धीरज जो होता है, धीरज निकल करके चला जाता है। लेकिन उसके बाद अब ये मामला जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और वो अपने घर जाता है, अपनी ड्यूटी जाता है, घर आता है, और हर रात को अब वो जो महिला अधिकारी थी
वो जाकर के उसके घर के सामने पहुंचा करती थी। और जब वो उससे कहती कि चलो आज मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, तो धीरज डरता ही डरता सही, लेकिन उसे मना करता था कि मैडम आप मत आइए, क्योंकि मैं किराए से रहता हूँ, नीचे घर मालिक रहता है, ऊपर मैं रहता हूँ, यहाँ पुलिस गाड़ी दिखेगी, पुलिस वाली मेरे घर आएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि इसे घर पुलिस क्यों आती है। तो महिला समझती है इस बात को और धीरज को इस हाथ में अपने लेकर के जाती है और घर पर इस प्रकार से दोनों का प्रोग्राम चलने लगता है। एक हफ्ते का समय बीत जाता है। अब दोनों जो थे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। वो महिला जो होती है वो धीरज से पूछती भी है क्या तुम शादीशुदा हो। इस पर धीरज कहता है कि जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उसे अच्छा लगता है कि धीरज शादीशुदा नहीं है। वो अब शरीर के साथ साथ मन से भी धीरज के करीब आने लगी थी और अब दोनों जो थे एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरीके से रहने लगे थे। एक रात की बात है, जब दोनों का प्रोग्राम इसी तरीके से चल रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दस्तक सुन करके धीरज चौंक जाता है, डर सा जाता है। वो महिला अधिकारी कहती है डरने की ज़रूरत नहीं, मैं देखती हूँ, तुम छुप जाओ बाथरूम में। धीरज बाथरूम में छुपता है। वो महिला अधिकारी अपने कपड़े ठीक करके जाके जब दरवाज़ा खोलती है तो धीरज को यहाँ से थोड़ी लड़ाई झगड़े टाइप की आवाज़ आती है, जैसे कोई आदमी है जो दोनों की बहस चल रही है, इस महिला पुलिस वाली की और उस आदमी की। धीरज कान ला के सुनने की कोशिश करता है। धीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो भी चीख रही थी और वो भी चिल्ला रहा था। दोनों की एक दूसरे से काफ़ी बहस हो रही थी और ये जो बहस है, ये लड़ाई होते होते बेडरूम के अंदर तक आ जाती है और वहाँ पर दोनों में चिल्लम चिल्ली चलती रहती है। इस बीच जो ये होता है, धीरज ये बाथरूम का हल्का सा दरवाज़ा खोल के उस व्यक्ति को देखता है। उस व्यक्ति की शक्ल इसे याद रह जाती है और बातों में उसका नाम भी उसे पता चल चुका था। उस व्यक्ति का नाम था राजेश सैनी, जो कि वहाँ पर आकर के पहुँचा था और उनकी बातों से ये समझ में आ रहा था कि राजेश सैनी के और उस महिला अधिकारी जो थी अश्विनी धाकड़, इन दोनों के इस पहले कुछ संबंध रहे होंगे जो कि किसी कारणवश ख़राब हो गए होंगे। और कुछ देर ये लड़ाई झगड़ा चलने के बाद जो अश्विनी होती है वो धक्के मार करके राजेश को घर से निकाल देती है और दरवाज़ा बंद करके वापस आ जाती है। अब जब धीरज उससे इस बात पर सवाल करता है तो वो धीरज पर गुस्सा करने लगती है, कहती है तुम अपने काम से मतलब रखो, जो भी है ये मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं। अब धीरज इससे ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर पाता। आखिर जैसा भी था उसके साथ संबंध बना रहा था, जैसे भी रिलेशन हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो डरता तो ज़रूर था क्योंकि वो एक महिला पुलिस अधिकारी थी। अब ये सब कुछ होने के बाद कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन हट जाता है। अब लॉकडाउन जब हट चुका था, सारी पब्लिक अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो चुकी थी, रूटीन में सब कुछ आ चुका था। अब इसके बाद भी वो महिला पुलिस अधिकारी जो थी वो जाकर के एक दिन धीरज के घर पर पहुंचती है और जब फ़ोन लगाती है तो धीरज फ़ोन नहीं उठाता। और जब धीरज फ़ोन नहीं उठाता तो महिला अधिकारी उतरती है और उस घर में ऊपर की ओर जाकर के जहाँ पर धीरज रहा करता था दरवाजे पर बेल बजाती है और जब दरवाजे की बेल बजाती है तो दरवाज़ा एक महिला खोलती है और जब वो उससे पूछती है कि क्या धीरज घर पर है तो कहती है हाँ जी हैं, सो रहे हैं, बताइए क्या बात है। क्योंकि वह पुलिस वर्दी में थी तो उसे देखकर जरा वो भी घबरा सी जाती है। वो महिला अधिकारी उससे पूछती है कि जी आप कौन, तो वो कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। महिला अधिकारी के चेहरे पर अजीब सी सिकन आती है, कहती है आप उनकी पत्नी हैं। वो कहती जी हाँ। सोफे पर एक बच्ची सो रही होती है, कहती है हमारी बच्ची है। महिला अधिकारी कुछ भी नहीं कहती और उल्टे पाँव वहाँ से लौट करके आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाती है। धीरज की पत्नी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि पुलिस दरवाजे तक आई थी तो क्यों आई थी और सिर्फ इतना ही पूछ करके क्यों चली गई, क्योंकि उसे तो कुछ बात पता ही नहीं थी। अगले दिन 11 बजे जो है वो महिला अधिकारी फिर से धीरज को फ़ोन लगाती है और जब धीरज फ़ोन नहीं उठाता तो दूसरे फ़ोन से उसे फ़ोन लगाती है। जब धीरज फ़ोन उठा लेता है तो धीरज को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए कहती है क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तू इग्नोर कर रहा है मुझे, देख मुझसे दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, वैसे भी तूने मुझसे झूठ बोल के अच्छा नहीं किया और इस चीज़ के लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। धीरज उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी और वो उसे आज रात को अपने घर पर अपने कमरे पर आने के लिए कहती है और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और रात को 9 बजे जो है धीरज जाकर के पहुंचता है अश्विनी धाकड़ के कमरे पर और वहां जैसे ही धीरज अंदर दाखिल होता है दरवाज़ा बंद करने के बाद 2 जोरदार तमाचे धीरज के गाल पर वो महिला अधिकारी जो है वो जमा देती है। धीरज सन्न खड़ा रह जाता है, धीरज के कानों में सीटियाँ बजने लगती है। एक महिला अधिकारी का जब हाथ पड़ा था तो धीरज ने इससे पहले ऐसा हाथ कभी खाया नहीं था। वो कहती है उसे गालियाँ देते हुए, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए, क्यों तूने मुझे क्या समझ रखा था, अपना खिलौना समझ रखा था, तूने मुझसे झूठ कहा जब मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तेरी शादी हो चुकी है, तूने कहा कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है जबकि तेरी एक बच्ची भी है। तो धीरज जो होता है वो इससे कहता है तो मैडम इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मैंने झूठ कह दिया था लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए आप ही तो लेकर के आई थी, आप ही ने मुझे अपने साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया और इतने दिनों से आप ही तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। इस पर वो जो महिला अधिकारी होती है धीरज को फिर गालियाँ देने लगती है और कहती है
कि ज़्यादा होशियार मत बन, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं तेरे साथ सीरियस होने लगी थी, मैं तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। लेकिन धीरज कहता है माफ़ कीजिए मैडम, आपने मुझसे ऐसा तो कभी नहीं कहा और ना ही मैंने आपसे कभी ऐसा कहा था। अगर आप ये सब कुछ अपने मन से ही सोचने लगी थी, इसमें मेरी क्या गलती है? वो कहती है तेरी क्या गलती है ये तुझे अब मैं दिखाऊंगी। तू अपने आप को क्या समझता है? तुझे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, इतने आसानी से तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से वो धक्के मारकर धीरज को निकाल देती है। धीरज वहाँ से निकल के घर तो आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन पुलिस जो है धीरज के घर पर आकर के पहुंचती है। एक पुलिस गाड़ी और धीरज को उठा करके थाने ले जाया जाता है और थाने ले जाने के बाद धीरज को अंदर थाने में बंद कर दिया जाता है। धीरज लाख पूछता है, लाख चिल्लाता है कि मेरी गलती क्या है, किस बिना पर मुझे उठाया गया है, मैंने क्या किया है, तो उसे कोई कुछ नहीं बताता। और उसके बाद वही अश्विनी धाकड़ वहाँ आकर के पहुँचती है और उसके बाद उसके ऊपर पता नहीं किस किस प्रकार के क्या क्या केस उसने लगा दिए थे। उसको जो धीरज की जो पत्नी थी वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वकील से जो वो इधर उधर से बंदोबस्त करवा के जो ये था धीरज कुमार, उसकी ज़मानत करवाती है, ज़मानत पर रिहा करवाती है। और उसके बाद धीरज निकल कर बाहर आ चुका था, लेकिन अब अश्विनी जो थी पूरी तरीके से बदला लेने पर आमादा थी। उसे रोज़ नए नए तरीक़ों से परेशान करने लगी थी। धीरज को इससे मामले से निकलने का कोई राह नहीं मिल रही थी। तभी धीरज को वो व्यक्ति याद आता है जिसका नाम राजेश सैनी था और उसकी शक्ल भी उसे याद थी। वो समझ चुका था उसी समय कि वो भी एक पुलिस वाला है। वो राजेश सैनी की तलाश करता है, पर उसी थाने में तलाश करता है, पुलिस वालों से पूछता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे एक पुलिस वाले से राजेश सैनी का फ़ोन नंबर मिल जाता है और वो राजेश सैनी को जब फ़ोन लगाकर बात करता है और उससे जब कहता है कि सर उस रात जब आप वहाँ पर उनके कमरे पर आए थे अश्विनी मैडम के और आप दोनों के बीच जब लड़ाई हुई थी तो सर मैं वहीं था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतनी बात सुनकर तो राजेश सैनी चौंक जाता है। उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है अपने थाने में जहाँ पर वो तैनात था। और जब वहाँ पर जाकर के पहुँचता है धीरज कुमार तो क्या देखता है वहाँ पर वो जो था वो भी एक पुलिस वाला ही था। और वो उसके बाद अलग ले जाकर के धीरज से बात करता है और धीरज जो है पूरी कहानी जब उसे सुनाता है तो कहता है, वो राजेश सैनी धीरज से कहता है यार तू किस औरत के चक्कर में पड़ गया, वो बहुत ख़तरनाक औरत है और जो आज तू भोग रहा है ना ये तेरे पहले वो मेरे साथ करती आई थी और ये सब कुछ मैं भी इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ, मैंने भी ये सब कुछ चीज़ झेली है, भोगा है। लेकिन दोस्त मेरे साथ मजबूरी ये है कि मैं खुद गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, पुलिस की सर्विस में हूँ, इसलिए मैं इतना खुल करके उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर पाया, एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन तुम इस चीज़ से डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके चुंगल से निकलना है, तुम बचना चाहते हो तो तुम जाकर सीधे थाने में उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करो, वरना वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगी। तुम्हें सारी ज़िंदगी जब तक रहेगी इसी प्रकार से परेशान करेगी, तुम छूट नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और मेरे से जितनी मदद होगी मैं तुम्हारी जो मदद ज़रूर करूँगा। अगर उसके खिलाफ़ गवाही भी देनी पड़ी तो मैं गवाही देने भी आऊँगा। और उसके बाद उसे हिम्मत मिलती है राजेश से धीरज को। और उसके बाद धीरज जो है सीधा थाने जाता है और थाने जाने के बाद उस महिला के खिलाफ़, उस महिला अधिकारी के खिलाफ़ वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाता है। एक महिला अधिकारी के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करने में जब पुलिस आनाकानी करने लगती है तो धीरज अपने वकील को साथ लेकर के जाता है और उसके खिलाफ़ वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। और उसके जब तहकीकात शुरू होती है तो तहकीकात में जो है उसका कैरेक्टर उसी प्रकार का निकल करके आता है। और उसके बाद राजेश जो होता है वो भी उसके समर्थन में खुल करके आता है और वहाँ पर अपनी गवाही देता है। केस मजबूत होने की वजह से जो अश्विनी धाकड़ होती है उस पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। अश्विनी धाकड़ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर कानून कार्रवाई करके उस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों तो देखा दोस्तों आपने कैसे जो धीरज था उसने आप बैल मुझे मार वाली जो हरकत करी जब उसे पहली बार लेकर के गई थी अश्विनी धाकड़ और उसे डराया था किसी महिला की कंप्लेंट को लेकर। अगर धीरज साफ होता, पाक होता, उसे अगर किसी चीज़ का डर नहीं होता तो खुले से कहता ठीक है मैडम जो भी है आप मुझे इस पर ऐसे उठा के घर नहीं ला सकती, अब मुझ पर कोई केस है तो आप मुझे थाने बुलाइए, वहाँ पर मुझसे पूछताछ कीजिए, जो भी है थाने में होगा। लेकिन धीरज ने ऐसा नहीं किया, डर के मारे जिस भी कारण से हो। और उसके बाद जब उस महिला अधिकारी ने ऐसा ऑफर धीरज को दिया तो धीरज ने उस लालच में आकर और उस वासना और हवस के चक्कर में आकर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ वैसे कामों में संलिप्त हो गया। और उसके बाद वो जिस प्रकार की उसने मुसीबतें झेली वो नहीं झेलता दोस्तों अगर उसके झांसे में नहीं आता और अगर हिम्मत से काम लेता। तो दोस्तों ये थी आज की एक घटना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कहानी किस शहर से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं। तो दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं कल एक और नई घटना एक नई वीडियो में लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।